क्यों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष दादिश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ आप लोगों ने कल की धमाकेदार जो है न्यूज़ तो सुनी ली होगी। 26 सितंबर फिक्स किया है आपके डोटासरा जी ने। देखो अभी क्या होता है, बट आपको इसी डेट को फिक्स मानना है और इसी के अनुसार अपनी तैयारी को रेगुलरिटी देनी है। कंप्लीट आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि 26 सितंबर को डोटासरा जी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे क्या हुआ था, तो इसको हल्के में भी नहीं लेना है और अपनी तैयारी को अच्छे से जो है आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि 100 डे हैं आपके पास, 100 दिन का टाइम है। और अच्छे से आप लोग जो अभी फर्स्ट में शुरुआत भी कर रहा है ना, वो भी अच्छे से 100 दिन में कर लेगा। कोई कम नहीं होते हैं 100 दिन, ठीक है। 100 दिन को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने घंटे हो रहे हैं रोज़ के, ठीक है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या था। निम्न में से सत्य कथन है। अब एरिक्सन के अनुसार बात चल रही है यहाँ पे। एरिक्सन ने विकास की प्रत्येक अवस्था को सकारात्मक परिणाम बताए। दूसरा ऑप्शन था एरिक्सन ने विकास की प्रत्येक अवस्था के नकारात्मक परिणाम बताए। एरिक्सन ने विकास की प्रत्येक अवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बताए। उनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आंसर है आपका, जो है आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर प्रत्येक अवस्था के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है परिणाम आपको देखने को मिले होंगे। एरिक्सन का अगर सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष, है ना, अपराध जो भी है, आत्मनिर्भरता बनाम शंका, लज्जा, है ना, तो दोनों ही जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें, सकारात्मक और नकारात्मक। इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक नैतिक विकास के कौन से स्तर में है और वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं कर रहा। मतलब नैतिक मूल्य उसके अंदर समाविष्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर किसी प्रकार के नैतिक मूल्यों का समाविष्टीकरण नहीं हुआ है। और इसी के बाद अगला लाइन क्या है, और वह नैतिक जो तर्क हैं बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। पुरस्कार और दंड की बात यहाँ पर वो कर रहा है। जल्दी से बता दो किस अवस्था की बात कर रहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग किस अवस्था की बात कर रहा है वह। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, पश्च परंपरागत अवस्था और सार्वभौमिक अवस्था। जल्दी से बताओ एक बार, क्योंकि यहाँ पे देखो दंड और पुरस्कार की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि दंड और पुरस्कार जो है किस अवस्था से संबंधित हैं। तो आपको पता है कि प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा, प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में क्या आएगा, पूर्व परंपरागत, बोलो पूर्व परंपरागत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर एकदम से सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़ें तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है तो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। देखो बात को समझें, यहाँ पर कह रहे हैं नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए जो अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है। मतलब रिजल्ट खुद को लेना है तो कानून व सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। मतलब कानून और जो है सामाजिकता से हटके वो कोई किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ का समझौता करता है। जैसे कि मान लो किसी के घर में डेथ हो जाती है और जो है आपका जो है समाज कहता है कि मृत्यु भोज होना चाहिए, परंतु वह व्यक्ति क्या करता है, उस समाज से हटके मृत्यु भोज पर रोक लगाने का प्रयास करता है और वह मृत्यु भोज नहीं करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ, समाज के समझौते पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, परंतु मानवता के लिए तो वह चीज़ वैध है। क्योंकि आपको पता है मृत्यु भोज जो है अच्छी बात नहीं है, एक प्रकार का दोष है। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्यों होगा, जल्दी से बताओ क्यों होगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, क्योंकि ये जो आपकी उत्तर रूढ़िगत अवस्था के अंतर्गत जो लास्ट स्टेज होती है उसके अंतर्गत आती है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं
हिंज की कहानी को सुनने के बाद राम और श्याम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो राम श्याम से कहता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई की बात कर रहा है, वह जो कि उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। बालक नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? जल्दी से बता दो। जेल भेजने की बात कर रहा है और पकड़ने की बात कर रहा है, यानी कि दंड की बात हो रही है यहाँ पर, और दंड के कारण वहाँ पर आज्ञा का पालन करना जरूरी था। इस वजह से इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दंड एवं आज्ञाकारिता का पालन करना। आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न वैसे हार्ड नहीं था ये। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कोहलबर्ग की बात हो रही है। कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चे जन्म से ही नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। यह सिद्धांत समाज से कोई मतलब नहीं रखता है। यह सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, देखो पहले ऑप्शन में यहाँ कहा है कि बच्चा जन्म से ही नैतिक होता है, और आपको पता है कि जो है शैशवावस्था तक तो नैतिकता का कोई विकास ही नहीं होता है बालक में। तो कोहलबर्ग भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे कि वो इस बात को कहेंगे, ठीक है ना। तो यह बात तो गलत हो गई। समाज से कोई मतलब नहीं रखता, यह बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, क्योंकि नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में अंतर जो एक स्पष्ट संबंध स्थापित होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दंड और आज्ञाकारिता की बात होती है, यहाँ पर साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की बात होती है। उत्तम लड़का उत्तम लड़की, कहते हैं ना कि हिंज अगर औषधि चुरा लेगा तो उसके साथ उसको परिवार उसे अमानवीय कहेगा, दुनिया अपराधी कहेगी, मतलब दोनों तरह के संबंध स्थापित यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राम के द्वारा कहा गया कथन कोहलबर्ग के किस सिद्धांत की अनुपालना करता है? यदि आप अहिंसा के पालन करता है और आप सत्यवादी हैं तो आपके परिवार को आप पर गर्व है, इसलिए आपको अहिंसा का पालन जो है करना चाहिए और सदा सत्यवादी रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। सॉरी, प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? सत्यवादी होना और परिवार को गर्व होना, यानी कि आप एक अच्छे इंसान हो, इस वजह से आपके परिवार को आप पर गर्व है, यानी कि आप एक ईमानदार हो, है ना। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखता की जो यहाँ पर बात हो रही है, उत्तम लड़का उत्तम लड़की उन्मुखता की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यह बात जो है ना नॉर्मली है, अहिंसा का पालन करना, सत्यवादिता होना, ईमानदारी होना, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा इंसान बनने की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा इंसान बनने की बात की जा रही, उत्तम लड़का लड़की बनने की बात यहाँ पर हो रही है। इस वजह से इसका सही आंसर हो रहा है, क्योंकि दंड वाली बात यहाँ पर कुछ नहीं हो रही है। दंड और आज्ञा पालन जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहले से अहिंसा करता हो, अहिंसा के पालन करता हो, आप जो है सत्यवादी हो। और सार्वत्रिक नीति पूरक उन्मुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये सामाजिक नियम की उच्चता अवस्था, और यहाँ पर बालक सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पर ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है प्रश्न में। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक पिता दहेज प्रथा का विरोध करता है और अपनी पुत्री की शादी में 1 रुपया भी दहेज में नहीं दे रहा है, जबकि उनकी जो है बिरादरी में दहेज देना अनिवार्य है। लड़की के पिताजी किस अवस्था से संबंध रखते हैं? यानी कि यह समाज है और यह समाज जो है दहेज देता है। यह समाज क्या करता है? दहेज देता है, परंतु ये लड़की के पिताजी इस समाज से बाहर निकलकर 1 रुपया भी दहेज का नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 1 रुपया भी दहेज का नहीं दे रहे हैं, यानी कि यह जो इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेड हो गया, मतलब सार्वत्रिक नीति परक उन्मुखता है यहाँ पर। मतलब सबसे हट के काम करना सामाजिक नियम की सबसे उच्चतम अवस्था है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? वह सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर अनुक्रिया कर रहे हैं। समाज करता है, दे रहा है, देने दो दहेज, परंतु मैं दहेज नहीं दूंगा क्योंकि दहेज देना गलत बात है। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा? जल्दी से एक बार से बता दो। आंतरिक विवेक की अवस्था यहाँ पर होगी। स्वयं के विवेक से जो है व्यक्ति यहाँ पर सोच रहा है और उसे समाज से कोई मतलब नहीं है, वो जो सही है वह काम कर रहा है। सामाजिक नियमों से हटकर यहाँ पर बात हो रही है। इसे इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेड भी बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। आपको समझ आ गया होगा। अगले से नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। एक 7 वर्षीय जो राम है अपने मित्र को पीटते हुए देखकर उसे बचाने जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी अगर उस पर हमला करता है तो उसका साथी भी उसका साथ देगा।
मतलब कि क्या होगा, लेने का देना, है ना। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, कहने का मतलब ये हुआ है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो 7 वर्षीय राम है, तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो लगभग बात प्राक रूढ़िगत अवस्था की ही हो रही है, प्राक रूढ़िगत तर्कणा की हो रही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाने थे आपके, अब ऑप्शन 2 ही बचे हैं। यहाँ पे दंड और आज्ञाकारिता की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, दंड वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ पर बात हो रही है उसका साथी साथ देगा, है ना, उसका साथी साथ देगा, अभी वो उसका साथ दे रहा है, इसलिए। तो इसका सही है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता हो रही है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेविस्ट ओरिएंटेड यहाँ पर बन रहा है, एक दूसरे की पारस्परिकता की भावना की बात यहाँ पर हो रही है। अगर वह इसकी हेल्प करता है तो वह भी उसकी हेल्प करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की बात यहाँ पर की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस अवस्था में अंतर्गत दूसरों के मानकों को स्वयं में अंगीकृत करता है, अर्थात वह क्रिया करता है जो समाज द्वारा अनुमोदित होती हो। तो परंपरागत की बात हो रही है, समाज से अनुमोदित अनुक्रिया कर रहा है वो, और इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। समाज के जो नियमों का पालन हो रहा है, न तो वो समाज से बाहर जा रहा है और न समाज से पीछे की ओर बात कर रहा है, यानी कि परंपरागत होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बिल्कुल बी सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु पर मृत्यु भोज नहीं करता, परंतु सामाजिक बंधनों की वजह से उसे मृत्यु भोज करने के लिए बाध्य करते हैं, परंतु व्यक्ति समाज के नियमों से परे होकर मृत्यु भोज का विरोध करता है। यह बात मैंने अभी पहले भी समझाई थी आपको, और ये आराम से आप कर सकते हो। इस प्रश्न का सही आंसर, इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हो। यहाँ पे आंतरिक विवेक की बात हो रही है, आपको पता है, क्योंकि वह समाज से हटके बात कर रहा है। एथिकल प्रिंसिपल की यहाँ पर ओरिएंटेड बात हो रही है। सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वह सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर इस चीज़ का विरोध कर रहा है, चाहे उसे समाज सही समझता है चाहे उसे गलत समझता है। निम्न में से कौन सी अवस्थाएं परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती हैं? दंड एवं आज्ञाकारिता, साधनात्मक सापेक्षवादिता, समाज क्रम, समपोषित सामाजिक समझौते की अवस्था। जल्दी से इसका सही आंसर बताओ प्रश्न संख्या 11 का। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात किस में होती है? लॉ एंड ऑर्डर की बात दिख रही होगी आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक क्रम समपोषित, मतलब यहाँ पर व्यक्ति सामाजिक नियमों से बंधा हुआ होता है और ऑर्डर ओरिएंटेड बात होती है, परंपरागत स्तर के अंदर आता है, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गए आपके पूर्व परंपरागत स्तर में। और सामाजिक समझौते की जो है, सामाजिक समझौते की अवस्था आपकी किस में आती है? जल्दी से बता दो एक बार, सामाजिक समझौते की अवस्था किस में आएगी? तो यहाँ पर जो है आपकी सामाजिक समझौते की अवस्था आपको पता है, जिसे सोशल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, बिल्कुल ही जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है आपकी। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यह तो जो आपकी सामाजिक समझौते की अवस्था जो है आपको पता है पोस्ट कन्वेंशनल एज में आती है, उत्तर औपचारिक अवस्था के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा 11 प्रश्न का। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी को मैं एक बार राइट कर देता हूँ, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक राजा के राज्य में एक शराबी व्यक्ति रहता है और वह शराबी व्यक्ति राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से झगड़ा करता रहता है। प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए राजा उस शराबी को राज्य से बाहर कर देता है, निष्कासित कर देता है। राजा कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत से किस अवस्था से संबंधित है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसे कथन मतलब लोकतांत्रिक रूप से मान्य नियमों का पालन करने के लिए कहता है, मतलब लोगों के कल्याण की बात यहाँ पर होती है और बहुसंख्य लोगों के हितों की बात इस अवस्था में होती है ना। तो यह सामाजिक समझौते की अवस्था है, बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न संख्या का 3 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस पूरे समाज को तो राजा बाहर नहीं निकालेगा ना। अगर यह व्यक्ति शराबी है तो राजा उठा के इसको बाहर निकाल देगा, यानी कि लोगों के हितों की बात कर रहा है राजा यहाँ पर। और यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड होता है। इस वजह से यहाँ पर प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए राजा उस शराबी को बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे लोगों की हितों की बात हुई, न कि हट के काम नहीं कर रहा है, कुछ भी सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर बात नहीं कर रहा है। समाज में प्रतिबंधित हैं वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर लोगों के हितों की बात हो रही है, बहुसंख्य लोगों के हितों की बात हो रही है। वो पर्सनली कुछ स्पेशली नहीं कर रहा है, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको बाहर निकाल रहा है। तो इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था होगी बिल्कुल सही आंसर।
अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। किस अवस्था में नैतिक सिद्धांत भौतिक परिणामों पर जो है आधारित होती है? तो भौतिक परिणामों की बात हो रही है, आप आराम से इसको कर सकते हो, इसमें कोई भारी प्रश्न नहीं था ये। भौतिक परिणामों के आधार पर जो है मतलब अच्छा बुरा है ना, अच्छा हो बुरा हो, सही गलत, सही ना सही, गलत ना सही, ये ऐसी चीज़ें बात हो रही है। तो अच्छे बुरे की बात कब होती है? प्राक रूढ़िगत अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नैतिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? अच्छी आदतों एवं आदर्शों का विकास करना बिल्कुल सही है। नैतिक धर्म एवं सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना बिल्कुल सही। महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताना यह भी सही, यानी कि उपयुक्त तो सभी यहाँ पर सही आंसर होंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा कुछ पीछे चल गए, कौन से प्रश्न में थे हम? जल्दी से एक बार आ जाओ वापस से। यह हो गया था, प्रश्न हो गए थे, यह भी हो गया था, भौतिक परिणामों वाला हो गया था, यह हो गया था, उपयुक्त सभी हो गया था ना। हाँ चलो, ये 15 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो जाता है तो क्या करें अब। नैतिकता के किस स्तर के अंतर्गत व्यक्ति नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में रहता है? आत्मचेतना पर आधारित रहता है। मतलब वह क्या है, नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक रहेगा और आंतरिक नियंत्रण में भी रहेगा, खुद के नियंत्रण में भी रहेगा और आत्मचेतना पर भी आधारित रहेगा। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे एक बार, क्या होगा? परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। देखो, नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक की बात कर रहा है, कहने का मतलब जरूरी नहीं है वो समाज के बंधनों से युक्त हो, समाज के बंधनों से हटकर बात कर सकता है। यहाँ पर समझ रहे हो मेरी बात को? पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होगा, मतलब खुद के कंट्रोल में होगा सब कुछ, जरूरी नहीं है वो समाज के हिसाब से चलेगा, है ना, समाज के हिसाब से चलेगा, यह जरूरी नहीं है ना। कि यहाँ पे साफ बात नज़र आ रही होगी, आत्मचेतना, यानी कि खुद के विवेक की बात यहाँ पर हो रही है, वो सामाजिक नियमों से हटकर भी यहाँ पर बात कर सकता है। और इसका सही आंसर जो क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर की बात हो रही है, सॉरी पूर्व परंपरागत नहीं, उत्तर परंपरागत स्तर होगा, सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या जो है 15, इसका उत्तर परंपरागत हुआ है क्योंकि वह सामाजिक नियमों पर बंधा नहीं है। समझो बात को, आंतरिक नियंत्रण की बात कर रहा है, स्वयं के नियंत्रण की, आत्मचेतना की। जब आत्मचेतना की बात हो रही है तो सामाजिक की क्यों सुनेगा भाई? नहीं सुनेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था की क्या विशेषता होगी? किशोर अवस्था की जल्दी से बताओ तो कौन सा पार्टेशन किशोर अवस्था से संबंधित है? यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 में किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता होगी? जल्दी से आप बताएंगे मुझे, क्या होगा बता दो फटाफट, क्या होगा किशोर अवस्था में? पहचान बनाम श्रम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, और एक और इसी का क्या नाम दिख रहा है आपको यहाँ पर, तादात्मकता बनाम भ्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। इसके अंदर लगभग एज होती है बालक की 12 से 18 वर्ष और किशोर अवस्था की यही एज होती है, तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं आई होगी आपको। अगले प्रश्न पे देखते हैं। मनोसामाजिक गुण लव वाली बात है, प्यार मोहब्बत की बात चल रही है। मनोसामाजिक गुण जो है लव आपका किस अवस्था में विकसित हो जाएगा? जल्दी से बता दो। तो आपको पता है किस अवस्था में होगा लव वाला गुण? कनिष्ठता बनाम अलगाव, ये लगभग 20 से आपकी 30 वर्ष 35 वर्ष की जो आयु होती है ना, उसमें ये जो लव वाला सिस्टम, प्रेम वाला सिस्टम जो है ना, ये घनिष्ठता बनाम अलगाव वाली बात हो रही है। यहाँ पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इसको बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि लव वाला जो है ना संप्रत्य आपका मनोसामाजिक गुण यहाँ पर घनिष्ठता बनाम अलगाव से संबंधित है, और यह लगभग जो 20 से लेकर 30-40 वर्ष तक की एज तक पाया जाता है। और यह प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। एक बालक लगभग 2 वर्ष की उम्र का है, ठीक है, 2 वर्ष की उम्र का है, दैनिक कार्य स्वयं के तरीके से करना पसंद करता है। एरिक्सन के अनुसार किस अवस्था से संबंधित है? स्वयं के कार्य, दैनिक कार्य जो है स्वयं कर लेगा वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। यानी विल पावर की बात हो रही है, इच्छा शक्ति की बात हो रही है, संघर्ष का समाधान होने पर जो बात कर रही है ये, ठीक है। स्वायत्तता की बात हो रही है, स्वयं कर रहा है ना। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, अगर वह स्वयं कर रहा है किसी काम को और अगर आप वहाँ पर जो है उसको टोक दोगे तो वहाँ पर क्या है, शर्मिंदा हो जाएगा बालक, थोड़ा सा शक हो जाएगा, है ना।
दैनिक कार्य कर रहा है बालक, तो यहाँ पर स्वायत्ता बनाम लज्जा होगा बिल्कुल सही आंसर, स्वायत्ता बनाम लज्जा प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार शेषवावस्था की विशेषता होगी, इसको बता दो। शेषवावस्था की विशेषता होगी, शेषवावस्था की विशेषता होगी विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम संभ्रांति। संक्रांति गलत टाइप हो गया, संभ्रांति आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर 1 है ना, क्योंकि 0 से लेकर लगभग 18 माह तक होती है। और ये पहल बनाम दोष वाली अवस्था जो है आपकी, ये तो 3 वर्ष के बाद शुरू होती है, 3 से 5 वर्ष तक। ये तो लगभग बाल्य अवस्था वाली जो है उत्तर बाल्य पूर्व बाल्य अवस्था आने लग जाती है यहाँ तक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि परिश्रम बनाम हीनता भी नहीं हो सकता, ये 6 से 12 वर्ष की होगी। पहचान बनाम जो संभ्रांति है वह 12 से 18 वर्ष के लगभग की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था बताई, जिसमें व्यक्तित्व के विकास के किन कारकों पर निर्भर करता है? सामाजिक कारकों पर, जैविक कारकों पर, विशिष्ट कारकों पर, या फिर सामाजिक और जैविक कारकों पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। आपकी आरबीएससी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, आरबीएससी की बुक में जो सामाजिक और जैविक कारकों पर है इसकी बात की गई है। और वैसे आप इसको देख भी सकते हो, प्रश्नों को थोड़ा समझने का प्रयास करोगे इसके सिद्धांत को, तो बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक और जैविक कारकों की यहाँ पर एरिक्सन साहब ने बात की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सीधे सीधे प्रश्नों को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो यह बात आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इपिजेनेटिक सिद्धांत। इपिजेनेटिक सिद्धांत ये इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि हिंदी में आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि नाम है अनुजात सिद्धांत। क्या है? अनुजात सिद्धांत। हिंदी में क्या है इसका नाम? एक बार इधर यहाँ लिख देता हूँ, फिर भी अगर याद रखना चाहो तो अनुजात सिद्धांत है इसका नाम हिंदी के अंदर। ठीक है, तो यह बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिगमंड फ्राइड की सुप्ता अवस्था एरिक्सन की किस अवस्था से संबंधित है? अब सुप्ता अवस्था कब आएगी? लगभग बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में आएगी, बाल्यावस्था में आएगी सुप्ता अवस्था। समझ में आई यहाँ की बात? सुप्ता अवस्था कब आती है? बाल्यावस्था में, लगभग 6 से 12 वर्ष, लगभग 6 से 12 वर्ष। सही है नहीं है बात? तो इधर 6 से 12 वर्ष वाली कौन सी उम्र हो गई आपकी? परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि उद्यमिता बनाम हीनता। अरे बोलो, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी है ना, तो उद्यमिता बनाम हीनता बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर उद्यमिता बनाम हीनता होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 से 12 वर्ष की बात होगी। और आपका जो सुप्तावस्था होगी फ्राइड की, वो भी लगभग 6 से 12 वर्ष की बात होगी। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, दोनों को मिक्स कर दिया था थोड़ा सा। और प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति भविष्य हटकर बीते हुए दिनों पर चला जाता है? तो आपने आपके घर में दादी नानी को देखा होगा, दादी नानी बना देते हैं। ये दादी नानी ऐसी रहती है, दादी नानी खतरनाक तरीके से, और ये टिकला लगा देते हैं, ये कान वान बढ़िया बन गई वैसे दादी, है ना। तो ये क्या करती है, कहानियाँ सुनाती है कि हमारे टाइम पे है। और फिर कभी कभी क्या है, उनके द्वंद्व भी चलता है दिमाग में कि मेरे जीते जी मेरे इस छोटे वाले छोरे की शादी हो जाती तो मैं आसानी से, मुझे मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ठीक है मेरे छोटा वाला बच्चा कुंवारा है, उसकी शादी हो जाती है तो बढ़िया रहता, मेरा पोता प्रण जाता। ये ऐसी चीज़ें होती है। ये संपूर्णता बनाम निराशा की बात हो रही है। और भविष्य से हटकर आगे, भविष्य की चिंता नहीं है, वो मरना है, उनका भविष्य क्या है, खत्म होने में आ रहे हैं। भविष्य से हटकर बीते हुए जो पिछले दिन थे, हमारे टाइम पे ऐसे हुआ करता था और हमारे टाइम पे ये रह गया यार, है ना। अगर वो सोच लेते हैं कि सारा कंप्लीट कर दिया उन्होंने, तो उनको संपूर्णता हो जाती है कि हाँ आप निवृत्त हैं हर चीज़ से, सारों की शादी होगी, सबके बढ़िया बाल बच्चे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संपूर्णता की बात हो जाती है। और अगर वो किसी चीज़ में उनको कमी की नज़र आती है कि चलो मैंने मेरे पूरे जीवन में ये कमी छोड़ दी है, अगर ये कमी पूरी हो जाती है तो अच्छा रहेगा, मतलब उस जगह पे निराशा हो जाती है। यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, प्रश्न संख्या 23 का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? एक व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, वह समाज तथा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है। ये किस अवस्था की बात है? भविष्य के बारे में सोच रहा है और वहाँ पे भविष्य से हट गया था, है ना। थोड़ा सा प्रश्न को मैंने इसी वजह से दिया है, वहाँ पे भविष्य से हट गए थे और यहाँ पे भविष्य के बारे में सोच रहा है। और 40 वर्ष से लेकर लगभग जो है आपकी उम्र जो है, क्या बताऊँ मैं आपको, जो है आपकी सृजनात्मक, ये यहाँ पर सृजनात्मकता बनाम ठहराव आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये जो एज होती है लगभग आपकी 40-50 उम्र की लगभग की बात होती है, 40 से 50 के आसपास की। तो इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति के मतलब
ये प्यार मोहब्बत खत्म हो जाता है घनिष्ठता बनाम अलगाव में, तो फिर क्या है, मतलब संतानें होती है, जो उन संतानों के भविष्य के बारे में बस सोचेगा कि अब क्या करना है, इस वाले को डॉक्टर बनाना है, इस वाले को वकील बनाना है, या फिर इस वाले को मास्टर बनाना है। तो इस बारे में वह व्यक्ति सोचने लगता है। अगर वह इसको कंप्लीट करता है तो वह आपकी संपूर्णता बनाम निराशा में जाता है, और ये फिर भविष्य की चिंता हट जाएगी वहाँ पर, है ना। तो अभी भविष्य की चिंता जारी है, भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो सृजनात्मकता बनाम उत्पादकता ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसके संतानों के भविष्य के बारे में सोच रहा है वो, कि क्या होने वाला है आगे, समाज क्या कहेगा मुझे, मेरे समाज में क्या स्थिति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बालक स्वयं को लेकर द्वंद्व उत्पन्न करता है? द्वंद्व की समस्या समाधान की स्थिति में बालक कर्तव्य परायणता का भाव विकास हो जाता है। इस द्वंद्व की बात कब होती है, जल्दी से बताओ। सबसे ज़्यादा द्वंद्व किस अवस्था में होता है? द्वंद्व शब्द देखते किशोर अवस्था याद आ जानी थी आपको, और जैसे किशोर अवस्था अगर आपको याद आती तो आपको याद आ जाती आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, पहचान बनाम संभ्रांति, आपको एकदम से क्लियर हो जाना था। और प्रश्न संख्या जो है आपका डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि द्वंद्व उत्पन्न हो रहे, समस्या समाधान जैसे होगा ना तो वो समझेगा फिडेलिटी हो चुकी, कर्तव्य परायणता का भाव उसके अंदर विकसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण का भाव किस अवस्था में होता है? प्रति समर्पण मतलब मैं तेरे लिए खो जाऊं, तू मेरे लिए खो जाए, है ना। ये ऐसी चीज़ें कब होती है, जल्दी से बता दो आप, जल्दी से बता दो। एक दूसरे के प्रति समर्पण, मुझ में तू तुझ में मैं, है ना, वो वाली चीज़ें, जल्दी से बताओ। 26वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? घनिष्ठता बनाम अलगाव, लव वाली बात हो रही है ना। अरे प्यार में ही ऐसा होता है अक्सर, मैं तुझ में खो लूँ, तू मुझ में खो ले, है ना, अपन दो एक दूसरे के सहारे जी ले, ये ऐसी चीज़ें हैं। हाँ समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हो। तो देखते हैं इसका सही आंसर जो है घनिष्ठता बनाम एकाकीपन होगा। बिल्कुल से सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था लव वाला जो मनोसामाजिक गुण इसी अवस्था में होता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस अवस्था में मनोसामाजिक गुण देखभाल करना होता है? देखभाल, केयरिंग की बात हो रही, केयरिंग की, केयर की बात हो रही है, केयर की बात हो रही है। इसके अंदर व्यक्तिगत आने वाली पीढ़ी के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है। अभी मैंने बताया था आने वाली पीढ़ी के प्रति उत्तरदायित्व की बात हो रही, उत्तरदायित्व की बात हो रही थी। अपनी संतानों के बारे में बात की जा रही थी कि उनकी केयर किस तरीके से की जाएगी, छोटे वाले को डॉक्टर और बड़े वाले को टीचर बना दिया जाए। अभी मैंने बात की थी जननात्मकता बनाम स्थिरता की, ये जो जनरेटिविटी, ये अभी बताया था मैंने, सृजनात्मकता या जननात्मकता, ये वाली जो चीज़ है इसमें आएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जननात्मकता बनाम स्थिरता। और इस लगभग एज में होता है व्यक्ति 40 से 50 वर्ष की उम्र में, और वह आने वाली पीढ़ी के प्रति अपना क्या उत्तरदायित्व है इस चीज़ को वह समझता है। अगर वह कंप्लीट अगर उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाता है तो वहाँ पर जो है आपकी 60 वर्ष की अवधि तक जब वो व्यक्ति जाता है तो वह फिर पिछले दिनों को याद करता है, क्योंकि भविष्य से उसका ध्यान हट जाता है, क्योंकि वो मरणासन अवस्था में चला जाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पर वह क्या सोचता है कि मैंने जो है ये काम गलत किया है और ये काम मेरा कंप्लीट है, इस जगह पर वह पहुंच जाता है। संघर्ष का समाधान होने पर इच्छा शक्ति, विल पावर, ये विल पावर देखते हैं आप समझ जाओगे। संघर्ष, विल पावर, इच्छा शक्ति का भाव जन्म लेता है किस अवस्था के अंतर्गत जो है यह होगा? तो स्वायत्ता बनाम लज्जा, एडोनॉमी वर्सेस सैम एंड डाउट की अवस्था यह है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। विल पावर का जो भाव होगा आपका स्वायत्ता बनाम लज्जा में दिखाई देगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बता दो। घनिष्ठ, यहाँ पर सभी सही है, देखते हैं क्या है। पहचान बनाम संभ्रांति, यानी कि 12 वर्ष से 18 वर्ष किशोरावस्था की बात हो रही, बिल्कुल सही है। तो स्वायत्ता बनाम लज्जा, स्वायत्ता बनाम लज्जा लगभग 1 से 3 वर्ष की बात हो रही है। मैंने बताया था दैनिक कार्य करना शुरू कर देगा, अगर उसको प्रोत्साहन मिलता है तो वह उसके प्रति और अनुक्रिया करेगा, और अगर उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता है और उसके साथ अगर विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो उसको खुद की क्षमताओं पर क्या होने लग जाएगा, शक होने लग जाएगा। घनिष्ठता बनाम अलगाव 1 से 40 वर्ष नहीं होगा, गलत है ये बात, क्योंकि अगर 1 से 40 वर्ष कैसे होगा, ये तो होगा लगभग 20 के बाद और लगभग 40 वर्ष तक, यानी कि यह ऑप्शन नंबर 1 गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्दी से ये दोनों काम कर दो आप, और एक बार इसको जल्दी से अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और इसी के साथ लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था, क्या गलत बात होगी? ये तो कोलबर्ग ने थोड़ी दिया था। नैतिकता का सिद्धांत एडिक्सन ने दिया था, ये भी बात गलत है, यानी कि प्रयुक्त तो दोनों कथन सत्य ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है आपका एरिक्सन ने दिया था और नैतिकता का सिद्धांत आपके कोहलबर्ग ने दिया था, दोनों ही बातें गलत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।